नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अंतरिक्ष से धरती पर उतरी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स, विश्व भर में जश्न। पीएम मोदी ने खुशी जाहिर कर किया ट्वीट। पीएम ने सुनीता को पत्र लिखकर भारत आने का भी दिया न्योता। दबोचा गया नागपुर दंगे का मास्टरमाइंड, पुलिस ने मुख्य आरोपी फहीम खान को किया गिरफ्तार। एफआईआर में पूरा काला चिट्ठा। नई मुसीबत में फंसे केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन, एसीबी ने दर्ज किया मुकदमा। सीसीटीवी लगाने वाली कंपनी से 7 करोड़ की रिश्वत लेने का बड़ा आरोप। लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा पूरा लालू परिवार, कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप से ईडी ने की थी पूछताछ। आज 4 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से ईडी ने किया सवाल जवाब। ट्रंप और पुतिन के बीच 2 घंटे तक चली बातचीत। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर महामंथन, 30 दिन का सीमित सीजफायर और बंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात अंतरिक्ष परी भारत की बेटी सुनीता विलियम्स के महा इतिहास की। 9 महीने के लंबे अंतरिक्ष प्रवास के बाद नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर समेत 2 अन्य अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। स्पेसएक्स क्रू 9 ड्रैगन कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट के पास सफल स्प्लैश डाउन किया। सुनीता के सक्सेसफुल लैंडिंग को लेकर पूरे विश्व भर में जश्न का माहौल है। सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस लौटने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई है और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा कि आपका स्वागत है क्रू 9, धरती ने आपको मिस किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सुनीता विलियम्स का अटूट दृढ़ संकल्प लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनको भारत आने का न्योता भी दिया था। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भेजे गए पत्र को लेकर कांग्रेस ने एक नई बहस भी छेड़ दी है। कांग्रेस ने दावा किया कि विलियम्स इस पत्र को कूड़ेदान में डाल सकती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि सकुशल लैंडिंग हो गई है सुनीता विलियम्स की। देखिए, ये हर हिंदुस्तानी के लिए एक फक्र की बात है कि हिंदुस्तानी भारतीय मूल की एक बेटी ने कीर्तिमान स्थापित किया। ये ह्यूमन एंड्योरेंस की परीक्षा थी। आप किसी जगह पे बिना कुछ सामाजिक, आप देखिए कि इस तरीके की जगह पे आप इतने दिनों तक आप समय बिताते हो, वापस आते हो और किस तरह के आप शारीरिक कष्ट के लिए तैयार रहते हो। अभी 3-4 महीने तक वो कहीं बाहर नहीं निकलेंगी। इतने दिनों तक बिना किसी वायरस, बिना किसी एयर और इंटरेक्शन के, आउटर वर्ल्ड के, आप वहां पे थी। बाहर निकलने के बाद पहला खतरा यही होता है कि कौन सी बीमारी न जकड़ ले, कौन सा वायरस न पकड़ ले। शरीर, वेट, वो सारी चीजें, इसकी पूरी प्रोटोकॉल है। और इसलिए अंतरिक्ष यात्री होना ये नहीं कि कोई आप घूमने जा रहे हो। ये कष्ट है, ये तप है और ह्यूमन सिविलाइजेशन को, ह्यूमन बीइंग्स के, उसको कह सकते कि उसकी चरम सीमा क्या हो सकती है, उसको एक्सटेंड करने की बात है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। खैर, हर भारतीय को तो खुशी है। कांग्रेस वाले को दिक्कत हो गई। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से निकल रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो चिट्ठी लिखी है उसको सुनीता विलियम्स जो है वो कूड़ेदान में फेंक देगी। मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी। चिट्ठी में क्या है? आमंत्रित किया गया है। आ गई तब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के चेहरे पे काली कौन पोतेगा? मैंने खामखा आप बैल मुझे मार, एक तो घटिया काम। और इस तरह की चीजें तो पाकिस्तान में लोग कहते हैं। हिंदुस्तान की सफलता पे पाकिस्तान में इस तरह का तंज किया जाता है। कांग्रेस पार्टी के लोगों के दिमाग को लकवा मार गया है। जिस दिन वो आएंगी, राहुल गांधी को यही ट्वीट दिखाया जाएगा, देखो तुम्हारे ऑफिशियल हैंडल से क्या निकला था।
कांग्रेस पार्टी लगता है कि बिल्कुल वो कहते हैं ना कि फ्रस्ट्रेटेड किस्म की पार्टी, फ्रस्ट्रेटेड किस्म के नेता, कंप्लीट जिसको कह सकते हैं कि किस घृणा के दलदल में ये लोग सराबोर हो चुके हैं, जिसके बारे में बात करने में भी घिन आने लग गई है। जी, अब बात महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा की। नागपुर हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हिंसा मामले का मास्टरमाइंड फहीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज कोर्ट में पेशी के बाद उसे 21 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। फहीम खान पहले भी चर्चाओं में रहा है। वो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ चुका है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक फहीम खान ने भीड़ इकट्ठा कर पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन किया और लोगों को भड़काया। आरोप है कि उसने पथराव की साजिश रची, जिसके लिए पहले से पत्थर जमा किए गए थे। इस हिंसा को लेकर कुल 51 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये सभी एक ही धर्म के हैं और सुनियोजित तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है। पुलिस ताबड़तोड़ तो एक्शन कर रही है। पहली गिरफ्तारी हो गई है, क्या अभी और गिरफ्तारियां होंगी? बिल्कुल गिरफ्तारी तो होगी ही, बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया है। दंगाई के घर को जो है वो तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल बड़े ही निर्ममता के साथ इन लोगों के साथ डील करना होगा। जब से यह घटना शुरू हुई तब से मैं कह रहा हूं कि इसका फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो तमाशा कर रहा है कि फिल्म की वजह से ये सारी चीजें हो रही है, बकवास है। आज नागपुर में हुआ है, कल कहीं और होगा। इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। दिल्ली दंगा उसका एक एग्जाम्पल है। जयपुर हो, जमशेदपुर हो, रांची हो, कहां इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही है। ये साजिश है, ये साजिश है। एक कॉमन सेंस की बात आप समझिए। कहीं हंगामा हो रहा है, इस तरह का बवाल मच गया, आप वहां पे मौजूद होंगे, क्या करेंगे? जान बचा के भागेंगे या फिर वहां पे पत्थर उठा करके उसमें शामिल हो जाएंगे? तो बेसिक बात ये समझना है कि जो भीड़ आई थी, ये कोई जान बचा के भाग नहीं रहा था। दे वेर डूइंग अ टारगेट जॉब। उनको बताया गया है कहां कैसे क्या करना है। ये सड़क छाप नेता पकड़ाया है। 1073 वोट पाया था नागपुर में, 1073 वोट। नोटा को वोट ज्यादा था और इस शैतान को वोटें कम आई थी, लेकिन नेता बन गया। इसने भाषण दिया, लोगों को उकसाया और उसके बाद उस अफवाह को लेकर के ये बवाल मचा। बचने नहीं पाए। और अगर इस तरह के लोग बच के निकल जाएंगे, हिंदुस्तान की जुडिशरी, हिंदुस्तान के कोर्ट, हिंदुस्तान के जजेस के ऊपर लोग थूकेंगे। क्या तमाशा बना हुआ ये? चूंकि आप कड़े फैसले, कड़े एक्शन इस तरह के दंगाइयों के ऊपर नहीं लेते हो, इसलिए एक शहर के बाद ये दूसरे शहर में होगा, तीसरे शहर में होगा। हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। आप लिख लीजिए। क्यों मैं शुरू से कह रहा हूं? ये तो बाद में लोगों को समझ में आ रहा है। मैंने पहले दिन ही कहा कि ये जो एक पैटर्न है, क्योंकि जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो नामजद हुए, जो सीसीटीवी में जो पकड़े जा रहे हैं, जिनको चिन्हित किया जा रहा है, मालूम है कहां से है वो? जिस जगह घटना घटी वहां से कोई 10 किलोमीटर दूर किसी का घर है, किसी का 7 किलोमीटर दूर है, किसी का 12 किलोमीटर दूर है। ये तो बुलाया गया। अचानक से ये 500-600 की भीड़ ऐसे इकट्ठा हो जाती है। और क्या किया इन्होंने? पुलिस वाले के हाथ काटोगे तुम, पुलिस वाले के हाथ काटोगे और महिला पुलिस के शरीर पे तुम अपने हाथ फेरोगे, तुम उनकी इज्जत लूटने की कोशिश करोगे। और यहां पे दलाल किस्म के नेताओं को देखिए, वो डिफेंड करने में जुटे हुए हैं। मुस्लिम वोट के लिए आत्मा बेचो मत, सबका हिसाब यहीं पे होना है। ये हमारी बेटियों के ऊपर उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं, पुलिस वालों के हाथ काट रहे हैं, और उसके पीछे तुमने अपना हाथ दे दिया कि करो, हम तुम्हारे साथ हैं। घिन आ रही है।
अगली खबर में बात केजरीवाल की बढ़ती मुसीबतों की। केजरीवाल के चहेते नेता सत्येंद्र जैन पर बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने उनके खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की है। ये मामला 571 करोड़ रुपए के सीसीटीवी प्रोजेक्ट से संबंधित है, जिसमें उन पर 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने सभी 70 विधानसभा सीटों में कुल 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए 571 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को इसका ठेका दिया गया था, लेकिन सीसीटीवी इंस्टॉल करने में देरी की वजह से कंपनी पर 16 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरोप है कि सत्येंद्र जैन ने 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर यह जुर्माना माफ कर दिया। अब इसी भ्रष्टाचार के मामले में सत्येंद्र जैन बुरे फंसते नजर आ रहे हैं। नई एफआईआर भी दर्ज हो गई है। क्या गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, ये ओपन एंड शट केस है और बड़े गर्व के साथ मैं कह सकता हूं ये कैपिटल टीवी का एक्सपोज था। 2 साल पहले, आज भी वो वीडियो है, मैं चाहूंगा कि उसका लिंक मैं आपको दे दूं। ये घोटाला, इसका खुलासा कैपिटल टीवी ने किया और उस वक्त लोगों का ध्यान नहीं गया। और ये कहानी कहां से आई? बीईएल से। ये गाजियाबाद की कंपनी है और वहां कोई घोटाला हुआ, उसमें जो जांच पड़ताल चल रही थी, वहां हिसाब किताब किया गया तो मालूम चला कि उस हिसाब किताब में बताया गया कि भाई 7 करोड़ रुपए हमने अपने वेंडर से कैश में सत्येंद्र जैन को दिया। ये इधर से कोई लेना देना नहीं है, वो उधर चल रहा है मामला बीईएल के ऊपर। तो वहां इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया भाई कौन लोग गए, तो बकायदा उसमें नाम है कि कौन अधिकारी ने बात की, किसने सत्येंद्र जैन से बातचीत की, ये सारी चीजें हुई और पैसा तो वहां से पे किया गया, सत्येंद्र जैन ने लिया। ये तो एस्टैब्लिश्ड है वहां के इन्वेस्टिगेशन से। तो वहां ये मालूम चला कि भाई आपने कैश में क्यों दिया गया। तो वहां बीईएल के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उन्होंने कहा कि भाई ये लोगों ने कहा कि इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल होना है और इसलिए हमें कैश में चाहिए। तो कैश में भाई साहब ने पैसा लिया। अभी ईडी भी आएगी, एसीबी के बाद ईडी भी आएगी और इसकी तो गिरफ्तारी 100% है। मैं बोल रहा हूं ये ओपन एंड शट केस है। क्यों लिया गया? हुआ ये कि भाई सीसीटीवी कट करार हुआ इनके साथ 573 करोड़ का, कुछ लेट हो गया तो बकायदा आप गूगल करेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा, न्यूज ढूंढिएगा आपको मिल जाएगा कि सत्येंद्र जैन और केजरीवाल बड़े हम लोग लेट हो रहा है, हमने 17 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। ठीक है, फाइन तो लगा दिया, फाइन लिया नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि फाइन लगा दिया 17 करोड़, उसके बाद कह दिया कि भाई इधर आओ, तुम्हारा 17 करोड़ माफ कर देंगे, 7 करोड़ रुपए हमें दे दो, कैश में चाहिए। तो पेमेंट तो उधर से हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं ओपन एंड शट केस है। ये बेईमानों के सरदार है ये लोग। और इस सत्येंद्र जैन को फिर पंजाब लेकर के चला गया। ये सब तिहाड़ियों को इकट्ठा किया जा रहा है। किस तरह से क्लासरूम घोटाले में मनीष सिसोदिया ने घोटाला किया, शराब घोटाला किया, उसको भी पंजाब का इंचार्ज बना करके लेकर के गए सत्येंद्र जैन को और मनीष सिसोदिया को, क्योंकि ये बिल्कुल प्रोफेशनल घोटालेबाज बन चुके हैं ये लोग, प्रोफेशनल स्कैमस्टर्स। तो ये जो है वो माफ कर दिया गया। अब सवाल ये है कि आपने अगर चार्जेस लगाए, लेट फी लगाया 17 करोड़ रुपए, माफ क्यों किया? माफ इसलिए किया क्योंकि ये पैसे तो गए ही, तो हिसाब में उधर बीईएल के हिसाब किताब में है। तो इसमें बचना बड़ा मुश्किल है और इन लोगों का जो काला चेहरा है वो दिन ब दिन दुनिया के सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो सत्येंद्र जैन सीसीटीवी प्रोजेक्ट घोटाले में बुरे फंसे हैं, तो वहीं बिहार में पूरा लालू परिवार भी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। लैंड फॉर जॉब केस में इन दिनों ईडी जबरदस्त एक्शन में है। आज ईडी ने पटना में लालू प्रसाद यादव से 4 घंटे तक सवाल जवाब किया। तो वहीं कल लंबी पूछताछ राबड़ी देवी और तेज प्रताप से भी हुई थी। बिहार चुनाव से पहले ये कार्रवाई बिहार की राजनीति में भूचाल मचा रही है। तेजस्वी यादव ने ईडी एक्शन पर सवाल खड़े किए हैं और आरजेडी इसे चुनावी समन बता रही है। क्या ईडी की अगली गिरफ्तारी बिहार से होनी है? देखिए, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड जो है स्कैमस्टर है, सजा याफ्ता मुजरिम है। ये चारा घोटाला में इनको सजा दिया हुआ है।
वो तो देश में ऐसा लुंज पुंज तरीके का सिस्टम है कि सजा याफ्ता मुजरिम भी देश में कौन प्रधानमंत्री होगा उसके ऊपर भाषण देता है और मीडिया वाले दिखाते हैं। इतनी बेशर्मी बढ़ गई है हमारे समाज में। तो इनको बुलाया, जेल में डाला, कुछ करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। आपने इसको कह दिया कि भाई ये तो चुनावी समन है। भाई चुनावी समन क्यों है? आपसे सवाल किया गया, कल क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? हवाइयां उड़ी हुई है पूरे परिवार की। लालू यादव से भी पूछा गया, रवि देवी से पूछा गया कि ये बताइए कि जो आपने नौकरी देने के बहाने जमीन लिया, तो ये सारे जमीन ही आपके पास कहां से आया? किसने दिया? क्या कमाते हो? ये दोनों बेटा इसका पता नहीं क्या नौकरी करता है, कहां क्या काम करता है, कौन सी इंडस्ट्री चलाता है, पता नहीं। ये करोड़ों का मालिक कैसे हो गया? क्या धंधा करते हो भाई? यही ईडी पूछ रही है कि भाई ये जो जमीन का टुकड़ा है, जो फला फला कंपनी इधर से घूमते घामते तुम्हारे यहां पहुंच गया, ये तुमने खरीदा कहां से? कहां से लाए पैसे? इसका तो जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं है। वो गजनी वाला बीमारी हो गया। आमिर खान की फिल्म आई थी ना, भूल जाता सब कुछ, बोले नहीं मालूम। तो वकीलों ने समझा करके भेजा हो कि वहां कोई चीज का जवाब मत देना। ईडी के पास कोई जवाब दोगे ज्यादा, वो आपके खिलाफ सबूत बन जाएगा। यही बीमारी जो है केजरीवाल को भी हुई थी। तो खैर, ये मुझे लग रहा है कि ईडी का अगर पैटर्न अगर देखे तो ये लगता है, प्रतीत होता है कि जब इस तरह से लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है, समन दिया जाता है, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन ईडी के जांच में यही होता है कि लोगों को इसके बाद गिरफ्तार किया जाता है। अब बात आज की आखिरी खबर की। 3 साल से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच में फोन पर लंबी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने युद्ध विराम की संभावनाओं पर चर्चा की और 30 दिनों के लिए ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने के फैसले पर सहमति जताई है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच बंदियों की अदला बदली को लेकर भी सहमति बनी है, जिससे संघर्षग्रस्त क्षेत्र में शांति बहाली की उम्मीद जगी है। बैठक में दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति जताई। सबसे अहम ये रहा कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के पावर प्लांट्स पर हमले नहीं करेंगे। इसके अलावा ब्लैक सी में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुतिन ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। पुतिन ने यह भी मांग रखी कि यूक्रेन को मिलने वाली विदेशी सैन्य और खुफिया सहायता रोकी जाए ताकि संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। क्या जल्द ही युद्ध विराम होगा? देखिए, जो पहला कदम है वो ले लिया गया। इसको आइस ब्रेकर डील कहते हैं। अब यहां से अगली जो बातचीत होगी, 1 महीना का टाइम इसलिए भी लिया जाता है कि 1 महीने में फिर बाकी सारी चीज़ों के ऊपर जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे यूक्रेन के, या फिर जो निगोशिएटर्स जो अमेरिका से आएंगे, या फिर हिंदुस्तान से भी इसमें कुछ रोल हो सकता है, रूस, ये सारे लोग बैठ करके एक ऐसा रास्ता निकालेंगे कि सबको लगे कि ये विन विन सिचुएशन है और ये प्रैक्टिकल है। तो बातचीत और युद्ध दोनों एक साथ चलता नहीं। बातचीत करने के लिए एक माहौल तैयार किया जाता है कि जहां आप थोड़ा अपने फायर पावर के ऊपर विराम लगाते हैं। वो हो गया। 1 महीने का समय है। तो ये लग रहा है कि जिस तरीके से पुतिन साहब ने ट्रंप साहब से बातचीत की है, और ये भी मालूम चल रहा है कि इसका भी थोड़ा टोन डाउन हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया कि भाई हम तो अब यूक्रेन को पैसे नहीं देंगे। यूक्रेन से अमेरिका नाराज, तो बहुत सारे नाटो देश भी जो है वो आकर के भाषण तो दे देंगे, लेकिन पीछे से मदद भी कम कर देंगे। बिना विदेशी मदद के यूक्रेन कैसे क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यूक्रेन जिद पे अड़ा हुआ है कि अपने हिसाब से, भाई कोई हारा हुआ देश, वो जो कॉम्प्रोमाइज होता है उसमें वो क्या अपना डिक्टेट जो है वो ये करेगा? तो बहुत सारी चीजें होगी अभी, और मुझे लगता है कि 30 दिनों के बाद जब फाइनल वो जो युद्ध विराम की शर्तें लागू हो जाएंगी,
तो फिर शांति लौट आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।